ये वो षड्यंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस भी इसी षड्यंत्र के शिकार हुए। सुभाष चंद्र बोस को भी इसी षड्यंत्र के कारण, चूंकि उन्होंने अपनी करेंसी चला दी थी, अपना सिक्का, अपनी करेंसी चलाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, और वो षड्यंत्र है भारत की करेंसी। भारत की मुद्रा क्या है? जो करेंसी है हमारी, उसका नाम क्या है? रुपया। रुपया रुपया। जो हमारी करेंसी, हम जो लेन देन करते हैं, वो है रुपया। और हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो महापुरुष थे, चूंकि भारत एक उत्पादन प्रधान देश रहा है, कृषि प्रधान के साथ साथ उत्पादन प्रधान देश रहा है, और उत्पादन देश चूंकि रहा है, और किस कारण रहा है? एक रहीम का दोहा है, गौधन गजधन वाजधन और रतनधन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। ये जो रहीम का दोहा है, इसको आप समझिए, और इसकी जो अंतिम पंक्ति है उसको हटा दीजिए इसमें से। इसकी जो अंतिम पंक्ति है उसको आप हटा दें, जब आए संतोष धन। क्योंकि सारा नाश हमारा जो किया है, वो संतोष धन ने किया है। ये जो संतोष धन है ना, इसने ही हमारा भारत का सर्वनाश किया है, और इसने हमको ऐसा नकारा बनाया है। देखिए, हम माता निर्मला देवी के इस दरबार में बैठे हैं। गुरुओं की भूमिका, मैं उस षड्यंत्र को बताऊंगा गुरुओं की भूमिका क्या रही है। जब ये देश पूरा राक्षसों ने घेर लिया था, राक्षसों के आतंक से आतंकित था, उस वक्त राजा दशरथ के बेटे को या पुत्रों को लेकर के विश्वामित्र वो उन्हें ले गए, बांध करके ले गए, और उन्होंने उनको तैयार किया काय के लिए? भारत माता को राक्षस विहीन करने के लिए, उस गुलाम व्यवस्था को, लूट तंत्र को खत्म करने के लिए उनको तैयार किया। राजा दशरथ के पुत्रों को जब वो तैयार किया, हमको जो पढ़ाई जाती है, रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, वो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने वो भक्ति भाव में लिखी है। आप उसको इतिहास ना माने, राम का जो इतिहास है, जब विश्वामित्र ने उनको तैयार किया, और तैयार होकर के काफी राक्षस उन्होंने उस टाइम जो है वो मारे, ताड़का का वध किया, और वो फिर वापस अयोध्या आते हैं। और एक दिन अचानक राजा दशरथ घोषणा कर देते हैं कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, राम अयोध्या के राजा बनेंगे। ये दशरथ जो है घोषणा कर देते हैं। तो राम परेशान हो जाते हैं, राम व्यथित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र को वचन दिया था। और वचन क्या दिया था? विश्वामित्र ने गुरु दक्षिणा में मांगा था कि मुझे गुरु दक्षिणा दे। मुझे बताओ गुरुदेव। जो गुरु दक्षिणा ये है कि तुमको मैंने जो तैयार किया है, इसको जो भारत राक्षसों ने जो घेर लिया है, यहाँ जो राक्षसी व्यवस्था स्थापित हो गई है, और लोग, भारत की जो जनता है, आम जनता जो है, वो त्राहिमाम कर रही है। तुमको इस भारत को राक्षस विहीन करना है, ये मुझे वचन दिया। उधर उन्होंने वचन दिया विश्वामित्र को, उधर उन्होंने राजा बनने के लिए उनकी राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। जब राज्याभिषेक की घोषणा कर दी तो राम परेशान हो जाते हैं। तो राम बहुत प्रयास करते हैं कि किसी तरह टाला जाए। भरत बहुत योग्य, बहुत मृदुभाषी, बहुत काबिल, बहुत योद्धा थे। तो जब राम को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो राम से जो सबसे ज्यादा प्यार करती थी उनकी माता, वो कैकेयी थी, जो सबसे ज्यादा राम को चाहती थी। और दशरथ
दशरथ सबसे ज्यादा तीनों रानियों में वो केकई को चाहते थे। केकई से विशेष स्नेह था उनका, क्योंकि केकई बहुत बहादुर थी, युद्ध कला में वो निपुण थी, और महाराज दशरथ की जो है युद्ध में भी वो मदद करती केकई। तो राम अंत में जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो केकई के पास जाते हैं और केकई से कहते हैं, गुरु माता माते, मैंने इसी तरह मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने गुरु को वचन दिया है, मुझे भारत भूमि को राक्षस विहीन करना है, इसलिए अगर आप चाहें तो मेरे वचन को वो पूरा करा दें। भरत बहुत योग्य है, बहुत काबिल है, वो मेरे समकक्षी है, वो अयोध्यापक को बहुत अच्छे से चलाएगा। तो अयोध्या का शासन जो है वो भरत करे और मैं जो है वन के लिए, राक्षसों की हत्या के लिए पूरे भारत को, आम जनता को वो संगठित करूं और राक्षसों का विनाश करूं, ये उन्होंने रखा। लेकिन केकई इसके लिए तैयार नहीं हुई। केकई ने कहा, राम मुझ पे तो इस बात का, चूंकि वो मेरा सगा पुत्र है तो मुझ पर पुत्र मोह का आरोप लगेगा। तो राम ने कहा, माते राष्ट्र सर्वोपरि होता, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता, इसलिए राष्ट्र हित में आपको पुत्र मोह का पाप भी अगर लगे तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? राष्ट्र कोई मिट्टी नहीं है। राष्ट्र क्या है? तो हमारे शास्त्रों में राष्ट्र जो है, देखिए ये जो पूरी सृष्टि की रचना हुई है वो पंच महाभूतों से हुई है। पंच महाभूत कौन से? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पंच महाभूत। गीता में बड़ा स्पष्ट भगवान कृष्ण ने इसका वो दिया, पंच महाभूतों से सृष्टि की रचना हुई है। और ये जो पांच है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इनका पहला अक्षर ले लो। राष्ट्र कैसे बनता है? इन पांचों से, ये पंच महाभूतों से वो बनता है। और इनका अगर पहला अक्षर हम लें, भूमि का भय, गगन का गे, वायु का वे, अग्नि का ए और नीर का ने, क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? भगवान ये भगवान बन गया। तो ये जो पंच महाभूत है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, यही भगवान है। इसी भगवान ने लालन पालन किया राम का, इसी भगवान ने किया कृष्ण का, इसी भगवान ने किया हमारे लाखों करोड़ों ऋषियों का, महापुरुषों का, उनका लालन पालन किसने किया? इन्हीं पंच महाभूतों ने। इसी ने सृष्टि की रचना करी। और हम जो अपने आप को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, साधारण, हम साधारण नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ब्रह्म ने जब ये सृष्टि की रचना करी तो इन पंच महाभूतों के माध्यम से करी। किसकी रचना करी? क्या बनाया सबसे पहले? भगवान। किसने? ब्रह्म ने इस भगवान की रचना करी। और फिर इस भगवान को शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्म ने स्वयं 3 महाभूत, और इसलिए अष्ट महाभूत बताए गीता में भगवान कृष्ण ने। कौन कौन से? 5 तो ये हो गए, 3 और है, मन, बुद्धि और अहंकार। अहम माने मैं स्वयं, और अहंकार, कार का मतलब कभी का शब्द विच्छेद करते हैं, आकार। ब्रह्म ने स्वयं को आकार दे दिया इन 3 महाभूतों के साथ। 5 तो वो थे जिससे हमारा भौतिक शरीर बना, 3 महाभूत वो स्वयं को आकार दे दिया। किस रूप में? मनुष्य के रूप में। तो ब्रह्म ने जब मनुष्य की रचना की तो उसने अपने पास ऐसा कुछ नहीं रखा जो हमको
ना दिया हो। लेकिन अहम ने स्वयं को आकार दे करके वो तो बैठ गया बाहर, हमको कर दिया बहिर्मुखी। अब बहिर्मुखी से ऐसे महापुरुषों ने हमको अंतर्मुखी होने का बोध कराया, ज्ञान कराया। अंतर्मुखी होकर के उन शक्तियों को जागृत करके और उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए, इसलिए चूंकि वो जो पंच महाभूत है सृष्टि, इसका कोई अहित ना कर पाए, इसलिए स्वयं को निर्माण दिया और उस काम में लगा दिया। उसी के लिए ऐसे महापुरुषों ने राम का निर्माण किया, ऐसे महापुरुषों ने कृष्ण का निर्माण किया, ऐसे महापुरुषों ने छत्रपति शिवाजी का निर्माण किया, महर्षि दयानंद का निर्माण किया, विवेकानंद का निर्माण किया। ऐसे महापुरुषों ने, जिनको हम समर्थ गुरु कहते हैं, उन्होंने निर्माण किया। क्यों किया? ताकि उस ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि को कोई क्षति ना पहुंचाए, उसको सजाकर संवारकर शक्तिशाली बनाकर वो रख सके, उसके लिए उनका वो निर्माण किया, स्वयं को आकार दे दिया। अब देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है। अब मैं आता हूं उस विषय पर, कौन सा? मुद्रा। जब हम उत्पादन प्रधान देश हैं, हम जो उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करते हैं हम अपनी जरूरत से ज्यादा। क्योंकि ये जो शहर खड़े हैं, ये किसके ऊपर खड़े हैं? गांव के ऊपर। गांव जो उत्पादन करता है वो कहाँ था? शहर में। यही है ना? तो वो जो उत्पादन करते हैं, तो जब हम उस उत्पादन को देते हैं किसी को, तो उस देने के हमने कुछ साधन बनाए। जैसे हमने अनाज पैदा किया खेतों में, जब अनाज पैदा किया तो उसको किसी को हम देंगे तो कैसे देंगे? उसको देंगे तोल करके। तो तोलने के लिए क्या बनाया हमने? उसका एक मानक बनाया। मानक क्या है? किलोग्राम। हमने किलोग्राम बनाया ताकि हम अपने सामान को किसी को तोल करके दे सकें। तो जो किलोग्राम है उसका स्टैंडर्ड क्या है बताएंगे आप? किलोग्राम का स्टैंडर्ड क्या है? मानक क्या है उसका? क्या मानक उसका ये हो सकता है कि किलोग्राम का बट्टा लोहे का हो? क्या उसका ये हो सकता है कि चांदी का हो? क्या ये हो सकता है कि वो सोने का हो, पत्थर का हो, लकड़ी का हो? किलोग्राम का बट्टा किसी भी धातु का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लकड़ी का हो, पत्थर का हो, सोने का हो, चांदी का हो, ऐसा तो है नहीं। चांदी का अच्छा तोलेगा या लोहे का घटिया तोलेगा? तो बराबर तोलेंगे। वो मानक नहीं है। मानक है 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ये मानक है। अगर किसी का बट्टा 999 ग्राम का निकल गया है, उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ कर दी, चीटिंग हो गई, वो धोखाधड़ी हो गई। ठीक है, समझ में आ रही बात? दूसरा, कुछ चीजें ऐसी है, लिक्विड हमारे पानी निकल आया, डीजल निकल आया, पेट्रोल निकल आया, वो लिक्विड है, मिट्टी का तेल है, तो वो क्या है? वो कैसे देंगे हम? उसको देंगे नाप करके काय में। उसके लिए बनाया हमने लीटर। लीटर का मानक क्या है? 1000 मिलीलीटर, ये उसका स्टैंडर्ड है। अगर उससे कम ज़्यादा है तो वो भी चीटिंग है, FIR हो जाएगी। इसीलिए एक और मानक है, कुछ चीज़ हमको कपड़ा बेचना है। हमारे गांव के किसी जो कोली होते थे, कपड़ा बनाते थे, तो कपड़ा देना होता, उसके लिए कैसे नापते? मीटर से। मीटर का मानक क्या है? 1000 मिलीमीटर, तो उसका भी मानक तय किया। मानक। अच्छा, हम एक और चीज है, हम श्रम करते हैं। ये जो मैं विषय आपके सामने रख रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपको चकित हो जाएगा जान करके। तो जो हम श्रम करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी का श्रम करते हैं, उसका मापक है। उसको कैसे तय करते हैं? समय से। समय का मापक क्या है? घंटा। घंटे का स्टैंडर्ड क्या है? 60 मिनट, ये उसका मापक है। और पूरी दुनिया में यही मापक है। इसी तरह मुद्रा।
मुद्रा का भी एक स्टैंडर्ड है, मुद्रा का भी एक मापक है। और भारत की मुद्रा है रुपया। रुपया क्या है? रुपया क्या है? ये कागज नहीं है, ये नोट है, इसे नोट कहते हैं, ये रुपया नहीं है। इस नोट पे लिखा हुआ है, मैं धारक को, अगर 100 का नोट है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये 100 रुपए की पर्ची है, रुपया नहीं है ये। रुपया क्या है? पेपर करेंसी एक्ट 1882 बड़े स्पष्ट लिखा है, 1 रुपए का मानक है 777 मिलीग्राम गोल्ड सोना। 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड। और 1934 में जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी उसकी स्थापना। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी है भारतीय रिजर्व बैंक, और वो नोट बनाती है। कब बनाती है? उस पेपर जब 1934 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, इस पर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपया भी छापेगा तो 777 मिलीग्राम सोना वो रिजर्व में रखेगा, तब छापेगा। और जो भी नोट छापता है वो सोने के बदले में छापता है। अब वो जो लिखा हुआ है उसका मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये जो पर्ची है 100 रुपये की, वो रिजर्व बैंक का गवर्नर वचन दे रहा है कि इस नोट को आप मेरे पास लेकर के आओगे तो मैं इसके बदले में 100 रुपये अदा करूँगा। कौन से 100 रुपये? 777 मिलीग्राम गोल्ड गुणा 100। कितना गोल्ड हो गया? इतने की पर्ची है वो। और ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि वो जो बैंक है, मैंने रहीम का दोहा बोला था, गौधन गजधन बाजधन और रतनधन खान। गौ क्या है? धन। गज माने हाथी क्या है? धन। बाज माने घोड़ा क्या है? धन। और रत्नों की खान क्या है? भूमि, जमीन। वो रत्नों की खान है। सोना कहाँ निकलता है? जमीन में। हीरे कहाँ निकलते हैं? मोती कहाँ निकलते हैं? डीजल कहाँ निकलता है? गैस कहाँ निकलती है? पेट्रोल कहाँ निकलता है? लोहा कहाँ निकलता है? पारा कहाँ निकलता है? चांदी कहाँ निकलती है? सारे वो भी और सब जमीन में निकलते हैं। पेड़ कहाँ पैदा होते हैं? फसल कहाँ पैदा होती है? सब कुछ जमीन पर होता है। वो जमीन किसके पास है? वो हमारे पास है। मतलब जो रत्नों की खान है वो तो हमारे पास है। और जिनके पास रत्नों की खान है, गौधन है, गजधन है, हाथी बाजधन है और रत्नों की खान है, वो तो कर्ज में है, सब कर्जदार हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है उत्पादन का, भारतवर्ष के अंदर एक भी बैंक के पास, किसी भी बैंक के पास 1 इंच जमीन नहीं है। उत्पादन का कोई साधन नहीं है उनके पास। वो क्या कर रहे हैं? वो हमको कर्ज दे रहे हैं। हम तो कर्ज में हैं, जिनके पास सब कुछ है। वो कर्ज बांट रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वो कागज को नोट में कन्वर्ट करते हैं। कागज छापा, उसका नोट बनाया और हमारे ऊपर कर्ज में दे दिया। अब हम जो कमाते हैं, फसल पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो सारा का सारा उत्पादन उस कर्जे की ब्याज और मूल चुकाने में वो जाता रहता। इसलिए वहाँ तो भंडार भरते जा रहे हैं। और हमारी जमीनें भी, हमारा धन, हमारी संपत्ति वो सब छीनती जा रही है। हमारी सारी मेहनत जीरो हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो करेंसी बना करके, छाप करके हमको कर्ज में दे दे। हम उसको पटाने के लिए कमाते हैं, राज्य में खून पसीना बहाते हैं अपना, और उसको पटाने में पटेगा वो है नहीं, वो पटना ही नहीं है। क्यों? जनता सरकार मोर्चे ने आरटीआई के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा तुम्हारे पास सोना कितना है? तो रिजर्व बैंक का आरटीआई का जवाब आया, हमारे पास सोना है 800 टन।
और 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोने के। और वो इसीलिए रखा रिजर्व बैंक ने ताकि उसके बदले में नोट छाप सके वो, इसलिए रखा। सोना किसका है? वो हमारा। उसके बदले में उसने नोट छाप दिया वचन के साथ कि अगर तुम मांगोगे तो हम इसको आपको लौटा देंगे। लेकिन हमने उस नोट को रुपया मान लिया, जबकि रुपया नहीं है, वो तो नोट है। अब हम यहाँ आए हुए हैं, अगर आप कोई यहाँ लोग बैठे हैं, कुछ सामान मंगाना हो बांटने के लिए, कुछ खिलाने पिलाने के लिए, कुछ सेवा के लिए, और जो यहाँ आयोजक हैं उनके पास पैसे ना हो, एक पर्ची लिख दें किसी दुकानदार को, परिचित को, कि भाई ये सामान दे देना। अब वो जो पर्ची है उसकी वैल्यू हो गई कितनी? जितने का सामान है। ठीक उसी तरह पर्ची है। तो 800 टन सोना है रिजर्व बैंक के पास, और 800 टन सोने को जब डिवाइड करते हैं 777 मिलीग्राम गोल्ड में, सोने में, तो करेंसी देश में कितनी होनी चाहिए? कितनी करेंसी छापनी चाहिए रिजर्व बैंक को? जब डिवाइड करती है तो बैठती है 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ की करेंसी छाप सकता है रिजर्व बैंक। फिर हमने उसको आरटीआई से पूछा तुमने करेंसी कितनी छाप रखी है नोटों के माध्यम से? तो रिजर्व बैंक का जवाब आया कि हमने करेंसी छाप रखी है 34 लाख करोड़ की। छपनी कितनी चाहिए? 5 लाख करोड़। 34 लाख करोड़ में जब 5 लाख करोड़ गई तो कितनी बची? 29 लाख करोड़। 29 लाख करोड़ की जो करेंसी छपी हुई है वो फर्जी है, क्योंकि उसके बदले में गोल्ड नहीं है, मानक नहीं है। फिर हमने अगला सवाल कर दिया कि तुमने लोगों को, भारत के लोगों को कर्जा कितना बांटा था? तो आरटीआई का जवाब आया रिजर्व बैंक का कि हमने कर्जा बांट रखा है 156 लाख करोड़ भारत के लोगों को। करेंसी कितनी है? 34 लाख करोड़। वैध करेंसी कितनी है उसमें? 5 लाख करोड़। कर्जा कितना बांट दिया? 156 लाख करोड़। कैसे बांट दिया? पूरी तरह बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह फ्रॉड है। हमारे नाम पर चढ़ा दिया, हमारे खाते में खर्च चढ़ा दिया, डिजिट लिख गई, और बैंकों के पास कैश भी नहीं है, वो नोट भी नहीं है, वो डिजिट लिख गई और डिजिट से ही सब कुछ चल रहा है। तो बैंक ने अगर हम मुझको 10 लाख रुपए का कर्जा दिया है अपने नोटों में, और 10 लाख रुपए का जो कर्जा है, हमारा जो रुपया है वो है 777 मिलीग्राम सोना, तो वो हमारा जो रुपया है 777 मिलीग्राम सोना लेने हम किसी सुनार के पास जाए, तो ये जो बैंक के नोट है ये कितने देने पड़ेंगे हमको? 777 मिलीग्राम गोल्ड लेने सुनार के पास अगर हम जाए, तो ये जो बैंक के नोट है ये देने पड़ेंगे हमको 6000। जब सुनार के यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? 777 मिलीग्राम गोल्ड आएगा। इसका मतलब हमारा 1 रुपया, क्योंकि हमारा 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम गोल्ड के। बैंक के 6000 नोट हम देंगे, 6000 के नोट देंगे, तब हमारा 1 रुपया आएगा। तो हम जो उत्पादन करते हैं उस उत्पादन से जो हमारे पास 1 रुपया आता है वो बैंक के 6000 के बराबर है। इसलिए जनता सरकार मोर्चा कर्ज अदायगी का वादा करता है। भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति के पास कितना भी कर्जा है बैंक का, अगर उसने एक भी किस्त जमा कर रखी है तो बाकी का कर्जा जनता सरकार मोर्चा अदा करेगा, ये हमारी गारंटी है। जब बैंक के पास हमारा एक आवेदन जाता है और आवेदन में दिया जाता है कि मैंने आपसे 10 लाख रुपए का कर्जा लिया, और कर्जा देने से पहले आपने मेरी पूरी जांच पड़ताल करी, मेरी भी करी, मेरी प्रॉपर्टी भी करी, सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद एग्रीमेंट साइन कराया। एग्रीमेंट साइन करने के बाद तब तुमने 10 लाख रुपए मुझे बैंक करेंसी में दिए, बैंक करेंसी में, बैंक नोट। और वो जो बैंक करेंसी में दिए, आज मुझे रिजर्व बैंक की आर्काइव से दस्तावेज मैंने निकाले हैं
तो उससे मुझे संशय है घोर कि आपने मुझे फर्जी करेंसी दी और फर्जी करेंसी में लेन देन करना आईपीसी की धारा 489 में आजीवन कारावास की सजा है। जब पूरे आरबीआई के साक्ष्य जाते हैं और आईपीसी की धारा जाती है तो मुझे जवाब दिया जाए आपने मुझे लोन के रूप में जो करेंसी दी वो अवैध दी अवैध दी। तो इसका किसी भी बैंक के पास जवाब नहीं है और जवाब नहीं है और 28 दिन तक अगर बैंक जवाब नहीं देता है तो इसका मतलब वो आरोप सिद्ध हो गया, वो आरोप मान लिया उसने। मान लिया तो आईपीसी की धारा 489 का वायलेशन हो गया, उल्लंघन हो गया उसके खिलाफ। इसका मतलब फिर 420 में उसके खिलाफ उसने हमारे साथ चीटिंग कर दी, धोखा कर दिया तो एफआईआर। बैंक आज तक किसी भी बैंक ने आज जवाब नहीं दिया और ये आवेदन 3000 से भी ऊपर जा चुके हैं बैंकों में, भिन्न बैंकों में। बैंकों के जवाब नहीं आते और जब जवाब नहीं आते तो बैंकों ने कुछ प्रॉपर्टियों पर लोन जमा न होने के कारण वो सीज कर रखे, ताले लगा रखे, तो ताले भी तोड़ दिए जनता सरकार मोर्चे। तो जनता सरकार मोर्चे का पहला काम पूरे भारत को कर्ज मुक्त करना, अदायगी कराना, उसका कर्जे की अदायगी कराना। नंबर 2, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीज़ों पर निर्णय लेने का अधिकार गांव का, ये दूसरी बड़ा काम है। जल, जंगल, जमीन और जानवर पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, गांव अपना निर्णय अपने आप करेगा। इन चीज़ों पर सरकार का इंटरफेरेंस में वो बर्दाश्त नहीं होगा। और नंबर 3, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि और राजनीति, इन 5 चीज़ों से पूंजीवाद को खत्म करना है। शिक्षा में पूंजीवाद रहेगा, गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगी, गरीब को न्याय में पूंजीवाद, उसमें चिकित्सा में पूंजीवाद रहेगा, गरीब को इलाज नहीं मिलेगा। न्याय में पूंजीवाद, न्यायालय में पूंजीवाद रहेगा तो गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। और खेती में पूंजीवाद रहेगा तो ये खेती इसी तरह वो बर्बाद होती रहेगी जिस तरह हो रही है। शहर मुक्त खेती हो, पूंजीवाद उसमें खत्म हो, पशुओं से खेती, खेती से पशु, ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है, उसी के आधार पर खेती हो। और राजनीति, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे युवा हैं, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग हैं जो योग्य हैं, काबिल हैं, देश के बारे में जानते हैं, समाज के बारे में जानते हैं, बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत वो देश के काम नहीं आ रही है। केवल पूंजीपतियों के बच्चे जिसने पैसा कमा लिया किसी भी तरीके से, वो फिर राजनीति की तरफ से रुख करते हैं और फिर योग्य लोगों पर अयोग्य लोग शासन करते हैं। तो इससे पूंजीवाद को खत्म करना, ये बहुत पूरा एक स्क्रिप्ट हमारी जो है पूरा एक वो तैयार है। उसमें जनता सरकार मोर्चा 7,32,780 क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने की ओर, राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत बनाने की ओर, भारत को भारतीयता का आधार फिर से खड़ा करने की ओर, हमारे महापुरुषों का भारत बनाने की ओर। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हम केवल इस आधार पर कि भाई हमको तो संतोष आ गया, एक गीता का वो है नहीं, गीता के वो आता है, वो टांग लेते हैं कैलेंडर, क्या लाए थे, जो हो रहा अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, वो है नहीं, उसे तो जो हो रहा अच्छा हो रहा, होने दो, ये नहीं चलेगा। गीता का उपदेश यही नहीं है। गीता का उपदेश यही है, जिस महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने गांडी फेंक दिया था कि मेरे बस की नहीं है युद्ध करना, किससे युद्ध करूं, किससे युद्ध करूं, तो उसी गीता के उपदेश ने अर्जुन को गांडी उठाने के लिए मजबूर कर दिया था और महाभारत का युद्ध हुआ था। उसके लिए वो गीता कहती है, उसी के लिए महापुरुष, ये जो हमारे जितने भी समर्थ गुरु हो, जितने भी वो हो, हमको वो तैयार किया है। हमको अपने अंदर वो सोई हुई शक्ति जो सोई हुई उसको जागृत करना है और इसको समाज के हर व्यक्ति नहीं कर सकते। बहुत चंद लोग, जब यहाँ मुगलों का शासन था तब भी बहुत चंद लोग थे, जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो आप उंगली पर गिन सकते हैं कितने लोग थे जिन्होंने उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, 140 करोड़ की आबादी है। जनता सरकार मोर्चे को केवल पूरे भारत से
1 लाख लोगों की आवश्यकता है, केवल 1 लाख। कैसे? जो जागरूक हों, जो समाज के प्रति संवेदना रखते हों, जिनके अंदर से पद, प्रतिष्ठा, पैसा इसकी इच्छा से मुक्त हो गए हो। इच्छा से मुक्त, डॉक्टर इससे साहब मुक्त नमस्कार। नहीं, इसकी इच्छा से मुक्त हो गए हो। मैं ठीक हूँ, कहीं कोई बैठा भारत को हूँ, पुनः अभी आधे एक घंटे में फ्री इसको होते ही करता बनाएंगे, हूँ। कोई भारत को पुनः, अब वो छलनी होती है नहीं, वो छान देती है। जो इस काम के लिए नहीं होते हैं वो तो कुछ चुनिंदा लोगों को तय करता है। वो जो ब्रह्म है, वो जो परमपिता परमात्मा है, या जो भी वो शक्ति है, वो सृष्टि है, सृष्टि का रचयिता है, वो लोगों को तय करता है। अब वो लोग हैं भारत में, लेकिन उन तक पहुंचना, उनको एक मंच देना, उनको जागरूक करना, उनको बताना कि तुम्हारी भूमिका क्या है। जनता सरकार मोर्चे के पास एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम है डॉक्टर देवेंद्र भलारा। वो भारत का पहला व्यक्ति है, भारत का पहला व्यक्ति है जिसके पास विशेष गुण है परमात्मा ने दिया हुआ। वो 3 साल से बच्चे से लेकर 3 साल से बच्चे से ऊपर के किसी व्यक्ति को उसके सामने बैठा दो, वो ये बताने की क्षमता है कि ये बच्चा परमात्मा ने किस काम के लिए पैदा किया है। अगर वो विद्या, उनमें क्षमता है, उस विद्या को वो जो शिक्षक गण हैं, जो गुरु के स्थान पर बैठे हैं, जो स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में शिक्षा दे रहे हैं, अगर वो विद्या उनके पास पहुंच जाए और उनको ये पता चल जाए कि मेरे पास ये 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और इन 50 विद्यार्थियों में ये तो परमात्मा ने इस काम के लिए पैदा किया, इसका दिमाग तो इसके लिए है, इसका दिमाग इसके लिए है, इसका दिमाग इसके लिए है, और वो उसी काम के लिए तैयार कर दिए जाए। जो परमात्मा ने, जो व्यक्ति जिस काम के लिए पैदा किया, वही काम उसे मिल जाए, उसकी हैप्पीनेस भी उसी में है। वो जो खुश रहेगा उसी काम में रहेगा। आपने देखा होगा कि IAS आपको मिलेंगे, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली, ऐसी घटना मिलेंगे। IPS है, उन्हें भी आत्महत्या करके मिलेंगे आपको। क्यों? मतलब इतना सब कुछ होते हैं, वो डिप्रेशन में क्यों है? वो इसलिए है कि परमात्मा ने तो बनाया था किसी काम के लिए, और अपने माँ बापों ने, अध्यापक ने मिलकर उन्होंने बना दिया कुछ, तो एडजस्ट कैसे हो जाएंगे। तो डॉक्टर देवेंद्र भलारा में वो क्षमता है, 3 साल के बच्चे को बिना बात करे उसका माइंड को ये बता देगा इस काम के लिए पैदा हुआ है, इसको ये काम अगर दोगे, इस काम के लिए इसको तैयार करोगे, तो ये जीवन भर खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। 3 इडियट फिल्म देखी किसी ने? उसमें 3 इडियट फिल्म में काफ़ी उसका जो है वो खूबी डॉक्टर देवेंद्र भलारा में है। वो जो 3 इडियट फिल्म थी उसमें है नहीं, उसमें बाप जो इंजीनियर बनाना चाहता था उसको, और वो फोटोग्राफर था, वो हो गया। तो डॉक्टर देवेंद्र भलारा अभी आने वाली 25 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पेरेंटिंग सेमिनार होने जा रही है डॉक्टर देवेंद्र भलारा के। वो पेरेंटिंग सेमिनार, एजुकेशन पर पेरेंटिंग सेमिनार करने जा रहे हैं। मैं यहाँ से कुछ भी लोग चले गए तो पेरेंटिंग सेमिनार वो देखेंगे कि जनता सरकार मोर्चा क्या करना चाहता है। उस पेरेंटिंग सेमिनार में जो भी पहुँच जाएगा वो उसकी सोच बदल जाएगी अपने बच्चों के प्रति। हर व्यक्ति, हर माँ बाप अपने बच्चे को वो नौकर बनाना चाहता है, जबकि परमात्मा ने वो भेजा है मालिक बनने के लिए। एक भी बच्चा परमात्मा ने बिना योजना के नहीं बनाया। ये हम कहाँ बैठे हैं? भिंड। अगर कोई बच्चा भिंड में जन्म ले रहा है तो उसके लिए रोजी की, रोटी की, रोजगार की, उसके काम की, उसके इलाज की सारी व्यवस्था परमात्मा ने उसे पैदा होने से पहले यह भिंड में कर दी है। उसको जब भिंड में पैदा किया, उसको जरूरत नहीं है 1000 किलोमीटर पर कहीं जाकर। ये जो व्यवस्था वर्तमान में चल रही है ये तो पूरी तरह षड्यंत्र के तहत है। भिंड का आदमी तो ग्वालियर जा रहा है पढ़ाने के लिए, ग्वालियर का आदमी भिंड में आ रहा है पढ़ाने के लिए। क्यों भाई? मतलब क्या है? भिंड के आदमी से, भिंड के बच्चों से भिंड का व्यक्ति ज़्यादा प्रेम करेगा, भिंड का व्यक्ति ज़्यादा लगाव रखेगा या भगा ज़्यादा रखेगा? मेरे गांव का लड़का वो तो पटवारी बन के जा रहा है, दूसरे जिले का आ रहा है मेरे गाँव में।
अगर मेरे गांव का लड़का कोई पटवारी चलाओ बन जाए तो मेरे गांव के बारे में हाथ कहाँ पर है मेरा? ज्यादा बाहर को ज्यादा नीचे सेटिंग उसको नहीं ज्यादा ऐसा सहानुभूति उसको ज्यादा। बन गई है। तो आने वाला जो समय है उसमें हमको अगर कोई बचा सकता है तो वह भाईचारा, और इस भाईचारे को तोड़ने का पूरा प्लान सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। हमारी व्यवस्था ऐसी थी, बहनें बैठ करके एक जगह गीत गाना, रोज मिलना, बैठना, राजी खुशी करना, सामाजिक व्यवस्था हमारी ऐसी होती थी। बिना मोबाइल के वे एक दूसरे से जुड़े रहते थे। 36 बिरादरी एक गाँव में रहती थी। 36 की 36 बिरादरी खेती से पलती थी, खेती से 36 की 36 बिरादरी, और एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से रहती थी। जैसे शरीर की इंद्रियां आपस में रहती है, एक दूसरे के इस तरह रहती थी। एक दूसरे से इतना लगाव, इतना प्रेम, इतनी आस्था, एक हर बिरादरी रोज एक दूसरे से मिलती थी। हर बिरादरी 36 की 36 बिरादरी होती थी। 72 कला होती थी प्रत्येक गांव में। आपस में बैठ करके चर्चा करते थे। पुलिस का कोई मतलब नहीं, पटवारी का कोई मतलब नहीं, सेक्रेटरी का कोई मतलब नहीं, सारे काम हम अपने आप करते थे। अब अगर घर में 5 आदमी हैं, 5 के हाथ में मोबाइल है, अलग अलग बैठे, एक जगह होते हुए भी हम पूरी तरह दूर दूर हैं। क्योंकि जो दुनिया को चला रहे हैं वो पूंजीवादी लोग हैं। पूंजीवाद चलेगा जब समाजवाद खत्म होगा, परिवारवाद खत्म होगा, जब भी पूंजीवाद चलेगा। अगर 4 भाई हैं तो एक टीवी से काम चलता था, एक हैंडपंप से काम चलता था, एक फ्रिज से काम चलता था, एक चीज़ से काम चलता था। अगर एक जगह रहेंगे, लेकिन उनको तोड़ना है, इसलिए घर में टेलीविज़न रख दिया। टेलीविज़न आ गया तो उसमें सास भी कभी बहू थी। परिवार तोड़ने की पूरे धारावाहिक उस पर चले। परिवार अलग अलग हुए। जब 4 भाई 4 जगह हो गए तो 4 टीवी चाहिए, 4 हैंडपंप चाहिए, 4 फ्रिज चाहिए, 4 वॉशिंग मशीन चाहिए, 4 सिलाई मशीन चाहिए, सब कुछ 4 चाहिए। इससे पूंजीवाद जो है, जो बाजारवाद है, वो खड़ा हो गया। जब बाजारवाद खड़ा हो गया और वो बड़े षड्यंत्र के तहत हुआ। हमारे समाज ने 3 चीज बनाई: व्यापार, बाजार और सरकार। ये 3 चीज बनाई। किस लिए बनाई? क्योंकि हम उत्पादन करते थे, बाजार से खरीदते थे, बाजार को देते थे। किसके माध्यम से? व्यापारी के माध्यम से। व्यापार हमसे ले जाता था, व्यापारी वो वहाँ देता था, वहाँ से लाता था, हमको देता था। तो व्यापार खड़ा किया हमने, बाजार खड़े किए हमने, और फिर उसके ऊपर हमको कोई बाजार और व्यापार ये लूटे ना, उसके लिए हमने सरकार बनाई। लेकिन हुआ क्या? ये तीनों, बाजार भी, व्यापार भी और सरकार भी, आपस में ये तो गए मिल, और जिसने बनाए उसी को लूटने लगे। आपस में इन्होंने मिल करके क्या किया? बाजार में और व्यापारियों ने क्या किया? हम आपको पैसा देंगे, हम आपको मीडिया देंगे प्रचार के लिए, लेकिन आपको हम आपका प्रचार करेंगे, आपको पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, आपको ईवीएम देंगे चुनाव जीतने के लिए, लेकिन आप नीतियाँ संसद में, विधानसभा में हमारे लिए बनाओगे। ये तीनों आपस में गए मिल, और मिल करके संसद और पार्लियामेंटों में, विधानसभा में ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे उसी जनता को, जिसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया, उसी जनता को लूटने के लिए नियम और कानून इन्होंने बनाए। और हम लूट रहे हैं, पिट रहे हैं। हम शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी हम हर तरह से गिरते जा रहे हैं। एक बार अब हमको जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से अपनी सारी समस्याओं से जूझने लड़ने को छोड़ कर एक बार उनके लिए इस रुपये का माध्यम है, ये जो करेंसी है हमारी, इसके माध्यम से अगर हम खड़े हो गए और हमने ठान लिया कि जो हमको दिया है वो फ्रॉड करेंसी नहीं है, हम उसको चुकता करने का कोई मतलब नहीं है। वो करेंसी फ्रॉड थी, वो अवैध करेंसी में हमको कर्जा दे दिया और उसमें वैध करेंसी हमसे वसूल रहे हैं। उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी, हमारे मकान, हमारी दुकान, हमारी सैलरी, सब कुछ इन्होंने कब्जा कर लिया और उसमें वो गिरवी रख ली, उसको बंधक बना लिया और उसमें लगातार लूटने को लग रहे हैं। तो ये उस माध्यम से जब हमारा सब कुछ लूट जाएगा तो हम फिर गुलामी के फंदे में हमको फंस जाना है। उस फंदे से बचे रहना और निकलना, ये हमारा जनता सरकार मोर्चे का ध्येय है। इन जनता सरकार मोर्चे के विचारों को लेकर के
आज हम आपके बीच में आए और ये सौभाग्य हमें हासिल कराया हमारे भरत जी भाई ने, जो आपको रोज योग कराते हैं और हमारी माता निर्मला देवी से जो जोड़े रखते हैं। तो आपने मुझे बहुत गंभीरतापूर्वक, हमारी बहनों ने, माता ने सुना, हमारे भाइयों ने सुना। तो जनता सरकार मोर्चा, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, एक नंबर है मिस कॉल नंबर, वो आप इसको नोट कर लें अपने मोबाइल में, लेकर के उसको मिस कॉल मार दें। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता और 25 अगस्त को जो पेरेंटिंग सेमिनार है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। ये नंबर आप नोट कर लें। और एक यूट्यूब चैनल है निडर इंडिया, उसको भी आप सर्च कर लें, निडर इंडिया। तो उस पर हमारी पूरी गतिविधियाँ उस पर चलती रहती है, निडर इंडिया चैनल पर। और डॉक्टर देवेंद्र भलारा उस पर विशेष रूप से उनके प्रोग्राम, उनकी वार्ताएँ, तो सब कुछ उस पर निडर इंडिया पर वो आती रहती है। तो मोबाइल नंबर, मिस कॉल नंबर है हमारा सेंटर का 95 1718 0000।